आईपीओ केयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने बिल्कुल शून्य से मतलब जीरो से करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया हो, जिसने दिन रात एक करके हर बड़ा रिस्क उठाकर एक सफल एसएमई बनाया हो। हाँ, मतलब एक बहुत ही अनुभवी फाउंडर, है ना? बिल्कुल। तो ऐसे समझदार और अनुभवी फाउंडर से आप किस तरह के बिजनेस डिसीजंस की उम्मीद करेंगे? जाहिर है, बहुत ही सोचे समझे और मैच्योर फैसले। लेकिन आज की इस गहरी चर्चा में हम जिस सोर्स मटेरियल का एनालिसिस कर रहे हैं, जिसका टाइटल है प्रिपरेशन डिसाइड्स आउटकम्स, यानी तैयारी ही परिणाम तय करती है, ये एक बहुत ही चौंकाने वाले विरोधाभास या पैराडॉक्स की पोल खोलती है। अरे, ये डॉक्यूमेंट तो सच में बिजनेस की दुनिया के सबसे बड़े पैराडॉक्सेस में से एक पर रोशनी डालता है। सही में ये डॉक्यूमेंट हमें बताता है कि कैसे ये बेहद होशियार फाउंडर्स अपने बिजनेस के सबसे बड़े पड़ाव यानी आईपीओ को लेकर ऐसी बचकानी गलतियां करते हैं जो एक साधारण स्कूल का बच्चा अपनी बोर्ड एग्जाम्स में भी ना करे। वही तो, जब हम इस डॉक्यूमेंट में डीप डाइव करते हैं ना, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज की कमी के बारे में नहीं है। ये पूरी तरह से इंसानी साइकोलॉजी, ओवर कॉन्फिडेंस और उस भ्रम के बारे में है जो अक्सर शुरुआती सक्सेस के बाद फाउंडर्स के दिमाग में बैठ जाता है। और यहीं पर वो स्टूडेंट वाली एनालॉजी बहुत फिट बैठती है। मतलब एक 15 साल का बच्चा भी जानता है कि अगर उसे फाइनल एग्जाम देना है तो उसे महीनों पहले से एक स्ट्रक्चर बनाना होगा, उसको वीक सब्जेक्ट्स पहचानने होंगे, मॉक टेस्ट देने होंगे। हाँ, उसे एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। मानकर एग्जाम हॉल में नहीं चला जाता कि उसने स्कूल की फीस भर दी है तो बस अब वो पास हो ही जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वही समझदार लोग जब एसएमई फाउंडर बन जाते हैं और अपने जीवन की सबसे बड़ी बिजनेस परीक्षा यानी आईपीओ के दहलीज पर खड़े होते हैं, तो उनका रवैया अचानक से बहुत केयरलेस और शॉर्टकट खोजने वाला हो जाता है। मैं सोच रही थी कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, इस मेंटल शिफ्ट का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि फाउंडर्स को लगता है कि उन्होंने अपना हिस्सा का जो स्ट्रगल था वो पूरा कर लिया है। अच्छा, मतलब अब तो हम सेट हैं वाली फील। बिल्कुल। वो सोचते हैं कि बिजनेस खड़ा करना ही असली परीक्षा थी और अब आईपीओ तो बस उस सक्सेस को सेलिब्रेट करने का एक एडमिनिस्ट्रेटिव इवेंट है। एक पार्टी की तरह। हाँ, पार्टी की तरह। लेकिन ये एक बहुत ही खतरनाक अप्रोच है, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि मार्केट उनके पास्ट के स्ट्रगल्स की रिस्पेक्ट नहीं करता। मार्केट उनके फ्यूचर के सिस्टम का इवैल्यूएशन करता है। ठीक है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में उन फाउंडर्स की मेंटालिटी का बहुत ही बारीक एनालिसिस किया गया है। सैकड़ों एसएमई फाउंडर्स से बात करने के बाद सोर्स मटेरियल 4 सबसे खतरनाक गलतफहमियों की तरफ इशारा करता है। पता है पहली क्या है? हाँ, वो एलिजिबिलिटी वाली बात ना। हाँ, पहली गलतफहमी है कि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे करते हैं मतलब हम तैयार हैं, और दूसरी है कि हमारे कंप्लायंसेस पूरे हैं तो इतना काफी होना चाहिए। और तीसरी तो सबसे कॉमन है कि हमारे एडवाइजर्स पूरी प्रोसेस को संभाल लेंगे। ओह यस। और चौथी सबसे बड़ी गलती, जब टाइम आएगा तब हम तैयारी कर लेंगे, मतलब आखिरी वक्त का इंतजार। देखिए, ये चारों बातें एक ऐसे जाल की तरह हैं जो बाहर से बहुत सेफ लगते हैं, और प्रॉब्लम यह है कि फाउंडर्स अपने इंडस्ट्री के दोस्तों से भी यही सब सुनते हैं, जिससे ये भ्रम और भी पक्का हो जाता है। पर एक सेकंड, मुझे यहाँ एक छोटी सी चुनौती देनी है। मैं मान सकती हूँ कि लास्ट मिनट पर तैयारी करना गलत है, लेकिन तीसरी गलतफहमी के बारे में सोचते हैं। अगर एक फाउंडर ने मार्केट के सबसे महंगे मर्चेंट बैंकर, बड़े सीए और लीगल टीम को इतनी भारी फीस देकर हायर किया है, तो क्या ये उनका काम नहीं है कि वो कंपनी को रेडी करे? ये बहुत ही नेचुरल सा सवाल है ना? अगर एडवाइजर्स ही सब कुछ नहीं संभाल सकते तो फाउंडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बची? क्या वो लाखों करोड़ों फीस देने के बाद भी सारी मेहनत खुद ही करेगा? यही तो सबसे बड़ा धोखा है। देखिए, आपके एडवाइजर्स का एक बहुत ही स्पेसिफिक रोल होता है। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पुरानी जर्जर सी कार है और आप उसको एक फॉर्मूला 1 रेस में उतारना चाहते हैं। ओके, F1 रेस में एक खटारा कार। हाँ, अब आप दुनिया के सबसे बेस्ट पेंटर और डिजाइनर को बुलाते हैं। वो कार को बाहर से चमका देंगे, उस पर बढ़िया पेंट कर देंगे, उसके पेपर्स एकदम परफेक्ट कर देंगे। लेकिन क्या वो उस कार का इंजन बदल सकते हैं? नहीं, वो मैकेनिक्स थोड़ी ना है। एग्जैक्टली। क्या वो रातों रात उस कार की अंदरूनी ताकत को बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो मतलब एडवाइजर्स सिर्फ बाहरी आवरण ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो बुनियादी ढांचा है वो नहीं। एकदम सही पकड़ा आपने। एडवाइजर्स आपके लीगल पेपर्स रेडी कर सकते हैं, वो आपके फाइनेंशियल नंबर्स को एक फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकते हैं, सेबी या एक्सचेंजेस के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस संभाल सकते हैं, लेकिन वो आपकी कंपनी की इंटरनल कल्चर को थोड़ी बदल सकते हैं। सही बात है।
वो फाउंडर की जगह थोड़ी ले लेंगे। हाँ। हाँ, वो आपकी खराब सप्लाई चेन को ठीक नहीं कर सकते, वो आपकी उस टीम को नहीं बदल सकते जो हर छोटे फैसले के लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी शक्ल देखती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ आपको फॉर्मूला 1 ट्रैक पर गाड़ी खड़ी करने की परमिशन देते हैं। लेकिन गाड़ी दौड़ेगी या पहले ही टर्न पर पलट जाएगी, ये तो फाउंडर पे डिपेंड करता है ना? बिल्कुल। ये पूरी तरह से फाउंडर द्वारा बनाए गए उस इंजन यानी बिजनेस की असली तैयारी पर निर्भर करता है। तो ये मानना कि सीए और बैंकर कोई जादू की छड़ी घुमाएंगे और एक बिखरा हुआ बिजनेस रातों रात एक शानदार पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाएगा, ये एक बहुत बड़ी भूल है। और यही से हम इस डॉक्यूमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ आते हैं। अगर एडवाइजर्स वो जादू नहीं कर सकते तो असल में आईपीओ है क्या? ज्यादातर लोग इसे बस पैसे जुटाने का एक जरिया या एक फाइनेंशियल माइलस्टोन मानते हैं। हाँ, जनरली लोग यही बोलते हैं। लेकिन सोर्स मटेरियल इस डेफिनेशन को पूरी तरह रिजेक्ट करता है। इसके हिसाब से आईपीओ कोई इवेंट नहीं है, ये एक मार्केट वैलिडेशन इवेंट है। मार्केट वैलिडेशन, इसे थोड़ा और सरल भाषा में खोलते हैं। इसका ग्राउंड लेवल पर आखिर क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि ये वो एग्जाम है जहां खुला बाजार आपके पूरे बिजनेस मॉडल, आपके दावों और आपके वजूद की एक तरह से चीर-फाड़ करता है, और मार्केट किसी दयालु स्कूल टीचर की तरह चेक नहीं करता आपकी कॉपी। हाँ, वहाँ कोई सिंपैथी नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं। मार्केट कोई ग्रेस मार्क्स नहीं देता। अगर आपके सिस्टम में एक भी छेद है तो वो आपको पास नहीं करेंगे। वो आपके अच्छे इरादों या लास्ट मिनट में रात भर जगकर की गई मेहनत को कोई रिवॉर्ड नहीं देते। वो सिर्फ एक चीज देखते हैं, आपके बिजनेस में उनका कॉन्फिडेंस। कि क्या एक अनजान इन्वेस्टर इस कंपनी में अपनी खून पसीने की कमाई लगा सकता है या नहीं? एग्जैक्टली। यहाँ सबसे हैरानंगेज बात यह है कि इन इन्वेस्टर्स को आपके पास से ज्यादा मतलब नहीं है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर इन्वेस्टर्स सिर्फ कॉन्फिडेंस या विश्वास पर पैसा लगा रहे हैं तो वो उस विश्वास को मेजर कैसे करते हैं, कैसे नापते हैं? डॉक्यूमेंट में उन 5 मेजर क्वेश्चंस का जिक्र है जो हर इन्वेस्टर किसी भी एसएमई में पैसा लगाने से पहले पूछता है, और मुझे लगता है हमें इन सवालों पर डिटेल में बात करनी चाहिए। जरूर। और यहाँ सबसे हैरात अंगेज बात यह है कि इन 5 सवालों में से कोई भी सवाल सीधे तौर पर पिछले साल के प्रॉफिट के बारे में नहीं है। ओह वाओ, मतलब नंबर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर्स हैं, पर इन्वेस्टर्स आज के नंबर से ज्यादा कल के सिस्टम में इंटरेस्ट रखते हैं। पहला सवाल वो पूछते हैं, क्या ये बिजनेस प्रेडिक्टेबल तरीके से स्केल कर सकता है? यानी अगर आज कंपनी 50 करोड़ की है तो क्या कल 500 करोड़ की होने पर इसका मॉडल ठीक से काम करेगा या सब कुछ बिखर जाएगा? ये बहुत अहम पॉइंट है। मैंने ऐसी कई कंपनीज देखी हैं जो छोटे स्केल पर बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाती हैं, क्योंकि वहाँ सब कुछ फाउंडर की नज़रों के सामने होता है। लेकिन जैसे ही वो दूसरे शहरों में नए ब्रांचेस खोलते हैं, उनका प्रॉफिट अचानक से गिर जाता है, क्योंकि उनके पास स्केल करने का कोई सॉलिड सिस्टम ही नहीं होता। बिल्कुल। और यही दूसरा सवाल है, क्या सिस्टम्स इतने मजबूत हैं कि वो इस फास्ट ग्रोथ को सपोर्ट कर सकें? क्या कंपनी के पास सही सॉफ्टवेयर, राइट एचआर पॉलिसीज और ऐसे प्रोसेसेस हैं जो अचानक आने वाले 10 गुना बड़े ऑर्डर को बिना फेल हुए हैंडल कर सकें? और तीसरे सवाल पर तो मुझे लगता है हर एसएमई फाउंडर तो 2 मिनट रुककर सोचना चाहिए। सवाल ये है, क्या बिजनेस पूरी तरह से फाउंडर पर ही डिपेंडेंट है? ये एसएमई सेक्टर की सबसे दुखदी रग है। ज्यादातर छोटे बिजनेसेस में देखिए, फाउंडर ही सुपरमैन होता है। हाँ, वही सब कुछ कर रहा होता है। वही कस्टमर से नेगोशिएट कर रहा है, वही वेंडर को पेमेंट इशू कर रहा है, और वही फैक्ट्री के ऑपरेशंस भी संभाल रहा है। ये जो सुपरमैन सिंड्रोम है ना, ये शुरुआत में तो कंपनी को बचाता है, लेकिन आईपीओ के स्टेज में यही सिंड्रोम कंपनी को डुबो देता है। मार्केट ऐसे बिजनेसेस से डरते हैं। डरते हैं? कैसे? जरा एक इन्वेस्टर के एंगल से सोचिए, अगर उस फाउंडर को कल कुछ हो गया, वो बीमार पड़ गया या बस 1 महीने की लंबी छुट्टी पर चला गया, तो क्या होगा? क्या कंपनी के सारे काम रुक जाएंगे? अगर सारा रिस्क एक ही इंसान के दिमाग में कैद है तो वो एक कंपनी नहीं है, वो सिर्फ उस इंसान का रोजगार है। बाप रे, तो बहुत ही कड़वी सच्चाई है। इन्वेस्टर्स किसी के रोजगार में इन्वेस्ट नहीं करते, वो एक ऐसी मशीन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो किसी एक व्यक्ति की मोहताज ना हो। राइट। और चौथा सवाल है गवर्नेंस के बारे में। क्या आपका गवर्नेंस मजबूत और ट्रांसपेरेंट है? और 5वां सवाल, क्या आपके परफॉर्मेंस पर भरोसा किया जा सकता है और क्या उसे रिपीट किया जा सकता है? मतलब क्या आपकी सक्सेस कोई तुक्का थी या आप हर क्वार्टर में लगातार अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं? सही कहा। इन 5 सवालों का आखिर में सार यही निकलता है कि इन्वेस्टर एक ट्रांसपेरेंट, प्रिडिक्टेबल और आत्मनिर्भर सिस्टम की तलाश में होता है। उनको सरप्राइजेस या झटके बिल्कुल पसंद नहीं है। पर देखिए, जब हम गवर्नेंस और रूल्स की बात करते हैं ना, तो कई फाउंडर्स अक्सर कंप्लायंस का हवाला देते हैं।
वो कहते हैं हम तो टाइम पर टैक्स भरते हैं, हमारे पास सारे लाइसेंसेस हैं, तो हमारा गवर्नेंस तो बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ ये क्लियर करना ज़रूरी है, क्या कंप्लायंस और रेडीनेस यानी तैयारी एक ही बात है? ये वो पॉइंट है जहां डॉक्यूमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टैंड लेता है। ज्यादातर एसएमईज कंप्लायंस और रेडीनेस के बीच पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं। वो इन दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू मान लेते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इनके बीच जमीन आसमान का अंतर है। तो अंतर क्या है एग्जैक्टली? कंप्लायंस आपको सिर्फ स्टार्टिंग लाइन तक पहुंचाता है। इसका मतलब बस इतना है कि आपने रेस में हिस्सा लेने का टिकट खरीद लिया। इसे अगर मैं एक नई एनालॉजी से जोड़ूं तो कंप्लायंस का मतलब है कि आपने मैराथन में दौड़ने के लिए सही और नियम के हिसाब से जूते पहन लिए हैं, आपने चेस्ट नंबर लगा लिया है और आप स्टार्टिंग ट्रैक पर खड़े हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन रेडीनेस वो है जो आपने पिछले 6 महीनों में हर सुबह 4 बजे उठकर की है। अपनी सांसों पर कंट्रोल करना, अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना। अगर आपने वो अकेले में ट्रेनिंग नहीं की है तो आपके महंगे जूते आपको रेस नहीं जिताएंगे, वो सिर्फ आपको दौड़ने के लायक बनाएंगे। ये बहुत ही परफेक्ट कंपैरिजन है। कंप्लायंस सिर्फ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, जैसे बोर्ड में सही लोगों को बिठाना या टाइमली रिटर्न्स फाइल करना। लेकिन रेडीनेस का मतलब किसी चेकलिस्ट पर टिक लगाना नहीं है। तो फिर क्या है रेडीनेस? इसका मतलब है एक ऐसा बिजनेस बनाना जो पब्लिक और इन्वेस्टर्स की कड़ी स्क्रूटनी, उनकी बारीक जांच का सामना कर सके। डॉक्यूमेंट एक बहुत ही पावरफुल रूपक, एक मेटाफर का यूज करता है। जब आप एक पब्लिक कंपनी बनते हैं तो आप एक शीशे के घर में आ जाते हैं, एक ग्लास हाउस में। इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी के अंदर एग्जैक्टली क्या चल रहा है, ये हर किसी को साफ साफ दिखाई देगा। बिल्कुल। आपकी मीडिया, आपके इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर्स और यहां तक कि आपके कंपटीटर्स भी लगातार उस शीशे के बाहर से आपकी हर एक मूव पर नजर रखेंगे। अगर आपके अंदरूनी डिस्प्यूट्स हैं, अगर आपके फैसले आर्बिट्ररी या मनमाने हैं, या खाता बही में कोई हेरा फेरी है, तो वो आप छुप नहीं सकती। बाप रे। अगर आप तैयार नहीं हैं, तो ये शीशे का घर आपके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये है कि बिजनेस को एक फाउंडर ड्रिवन मेंटालिटी से निकालकर सिस्टम ड्रिवन बनाना पड़ेगा? ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सच बताइए, क्या एक आम फाउंडर के लिए रातों रात अपनी सारी पावर, अपनी अथॉरिटी छोड़ देना इतना आसान होता है? मगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ एक बिजनेस प्रोसेस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। सोचिए, एक फाउंडर जिसने अपनी जवानी के 20 साल हर छोटा बड़ा फैसला खुद लेते हुए बिताए हों, उसके लिए अचानक से सारी कमांड, एसओपीज यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, और मैनेजमेंट टीम को सौंप देना बहुत दर्दनाक होता है। हाँ, उन्हें तो यही लगेगा कि उनके बिना तो सब फेल हो जाएगा। सही बात है। ये तो एक तरह का आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया ना। अगर मैं ही फैसले नहीं ले रहा तो मेरी अपनी कंपनी में मेरी वैल्यू क्या बची? और यही वो साइकोलॉजिकल हर्डल है जिसे पार किए बिना कोई भी बिजनेस एक इंस्टीट्यूशन या संस्था नहीं बन सकता। तैयारी का सबसे बड़ा हिस्सा इस बिजनेस से इंस्टीट्यूशन बनने के सफर में छुपा है। संस्थाएं पॉलिसी से चलती हैं, किसी के मूड से नहीं। ये बहुत अच्छी लाइन है, संस्थाएं मूड से नहीं चलती। हाँ, और वो दशकों तक, डिकेड्स तक कायम रहती हैं। जबकि एक पर्सन ड्रिवन बिजनेस अक्सर फाउंडर के रिटायर होने या थक जाने के साथ ही खत्म हो जाते हैं। और याद रखिए, कोई भी समझदार इन्वेस्टर ऐसी कंपनी में अपना पैसा नहीं फंसाएगा जिसकी उम्र सिर्फ उसके फाउंडर की वर्किंग कैपेसिटी तक लिमिटेड हो। तो मान लीजिए अगर कोई बिजनेस इस मुश्किल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन को करने में फेल हो जाता है, वो अपने पुराने धरे पर ही चलता रहता है और उसी अधूरी तैयारी के साथ आईपीओ की तरफ बढ़ता है, तो एंड में उसका क्या अंजाम होता है? क्या वो मार्केट में औंधे मुंह गिरते हैं? यहाँ सोर्स मटेरियल एक बहुत ही डीप और डराना वाला फैक्ट बताता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि बिना तैयारी वाले एसएमईज मार्केट में जाते हैं और आईपीओ में बुरी तरह फेल हो जाते हैं। हाँ। लेकिन कड़वा सच कुछ और ही है। क्या है सच? सच ये है कि ज्यादातर एसएमईज आईपीओ में फेल नहीं होते, बल्कि वो उस अपॉर्चुनिटी से पूरी तरह मिस कर जाते हैं। वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। अपॉर्चुनिटी से मिस कर जाना मतलब क्या उनका बिजनेस रातों रात बंद हो जाता है? नहीं, बिजनेस एकदम से बंद नहीं होता, बल्कि वो एक धीमी मौत का शिकार होने लगता है। वो एक ऐसे दलदल में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने सही वक्त पर सिस्टम नहीं बनाए। इसलिए एक लेवल के बाद उनका ग्रोथ बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। वो बड़े ऑर्डर्स हैंडल नहीं कर पाते। फिर बाहरी फंडिंग या इक्विटी ना मिलने के कारण अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए डेट यानी कर्ज पर उनकी डिपेंडेंसी बढ़ने लगती है।
और बैंक का कर्ज तो एक ऐसा जाल है जो कंपनी के प्रॉफिट को दीमक की तरह खा जाता है। बिल्कुल सही कहा। कर्ज का भारी इंटरेस्ट उनके मार्जिन्स को निगल जाता है। इनोवेशन के लिए, नए प्रोडक्ट्स के लिए उनके पास पैसे ही नहीं बचते। और आखिर में जो कंपनी मार्केट में इजीली 500 करोड़ की हो सकती थी, उसकी पूरी कैपेसिटी और वैल्यूएशन बस सिकोड़ कर रह जाती है। मतलब बड़े अफसर सामने से निकल जाते हैं और वो बस दर्शक बन के देखते रहते हैं। हाँ, वही होता है। ये सचमुच एक बहुत ही दुख भरी सिचुएशन है। मतलब एक फाउंडर जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, वो बिल्कुल मंजिल के पास पहुंचकर सब कुछ हार जाता है। और वो भी इसलिए नहीं कि उसमें एम्बिशन की कमी थी या उसका प्रोडक्ट खराब था, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने रेडीनेस या तैयारी का सही मतलब समझा ही नहीं और बहुत देर कर दी। जी हाँ, सबसे बड़ी विडंबना यही है कि उन्होंने उस एक चीज पर फोकस नहीं किया जो पूरी तरह से उनके अपने कंट्रोल में थी, उनकी इंटरनल रेडीनेस। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? अगर हम इस थोड़ी डिप्रेसिंग सी सिचुएशन से बाहर निकलें और सोल्यूशन की तरफ मुड़ें, तो एक फाउंडर जो अभी हमारी इस चर्चा को ध्यान से सुन रहा है, उसे कल सुबह उठकर सबसे पहला स्टेप क्या उठाना चाहिए? इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। देखिए, अक्सर जब फाउंडर्स आईपीओ के बारे में सोचते हैं तो सीधा अपने एडवाइजर्स या इंडस्ट्री के दोस्तों से पूछते हैं, भाई हम आईपीओ कैसे करें? और यहीं से गलत रास्ते की शुरुआत होती है। कैसे करें गलत सवाल है। बिल्कुल, कैसे करें तो इस प्रोसेस का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, जो आपके बैंकर्स आराम से संभाल लेंगे। सही सवाल जो हर एक फाउंडर को आज सबसे पहले खुद से पूछना चाहिए, वो ये है कि हमारे बिजनेस में सबसे पहले क्या बदलना चाहिए। क्या बदलना चाहिए? ये सवाल तो उन्हें बाहर देखने के बजाय खुद के इंटरनल ऑपरेशंस में झांकने पर मजबूर कर देगा। यही तो गोल है, क्योंकि आईपीओ आपकी सक्सेस की जर्नी का पहला कदम नहीं है, आपकी अंदरूनी तैयारी पहला कदम है। सही बात है। आपको सबसे पहले अपने वीक डिपार्टमेंट्स को आइडेंटिफाई करना होगा। क्या आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रांसपेरेंट है? क्या आपकी सेकंड लाइन लीडरशिप आपके बिना इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकती है? क्या बिजनेस के हर छोटे बड़े काम का एक रिटन एसओपी या नियम है? जब आप इन बेसिक चीजों को बदलना शुरू करते हैं ना, तब जाकर आप सच में आईपीओ के लायक बनते हैं। इस डॉक्यूमेंट ने सच में आईपीओ के आसपास बने उन सभी भ्रम के जालों को बहुत ही बेबाकी से काट दिया है। अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो बात वापस वहीं आकर ठहरती है जहां से हमने शुरुआत की थी। जिस तरह एक स्टूडेंट की बंद कमरे में की गई महीनों की खामोश तैयारी ही एग्जाम के दिन उसकी सफलता का शोर मचाती है। बिल्कुल ठीक उसी तरह बिजनेस की दुनिया में भी आईपीओ के दिन आपका रिजल्ट इस बात से तय होता है कि आपने पिछले कुछ सालों में अपने बिजनेस को एक संस्था बनाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत की है। मार्केट कभी ग्रेस मार्क्स नहीं देते, वो सिर्फ आपकी इंटरनल तैयारी का आईना होते हैं। ये इस पूरे टॉपिक का एकदम परफेक्ट समरी है। कंप्लायंस आपको सिर्फ रेस के स्टार्टिंग ट्रैक तक ला सकता है, लेकिन आपकी महीनों की वो सिस्टम ड्रिवन तैयारी ही ये तय करती है कि आप वो रेस जीतेंगे या बीच ट्रैक पर ही हाफ कर गिर जाएंगे। तो जो भी एसएमई फाउंडर्स अपनी ग्रोथ, बड़ी फंडिंग या फ्यूचर में आईपीओ की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए सबसे अर्जेंट कदम ये समझना है कि उनका बिजनेस आज किस स्टेज पर खड़ा है। क्या आप सिर्फ एक वन मैन शो चला रहे हैं या आपने एक प्रॉपर संस्था की नींव रख दी है? ये बहुत जरूरी इवैल्यूएशन है। हाँ, और आपके करंट ऑपरेशंस और एक प्रॉपर पब्लिक कंपनी के स्टैंडर्ड्स के बीच आखिर कौन से गैप्स या कमियां हैं? और सबसे बड़ी बात, मार्केट में उतरने से पहले आपको अपनी मेंटालिटी और स्ट्रक्चर में क्या-क्या चेंजेस लाने चाहिए। देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो बिजनेस से इंस्टीट्यूशन बनने का सफर है ना, ये अक्सर अकेले तय नहीं किया जा सकता। सही कहा, इसमें प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। बिल्कुल, और इसीलिए इसी डायरेक्शन में सही रास्ता दिखाने के लिए इन सभी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को एसएमई टू आईपीओ मास्टर क्लास में बहुत ही डिटेल में कवर किया जाएगा। वहां इस बात पर बारीक चर्चा होगी कि कैसे आप अपने बिजनेस में सच में एक आईपीओ रेडीनेस बिल्ड कर सकते हैं, ताकि आप उस बड़ी अपॉर्चुनिटी से चूके नहीं, बल्कि उसे अपनी मुट्ठी में कर लें। मैं तो यही कहूंगा कि वो मास्टर क्लास उन सभी फाउंडर्स के लिए एक रोड मैप का काम करेगी, जो सिर्फ चेकलिस्ट पे टिक लगाने के बजाय सच में एक ऐसा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं जो जनरेशन्स तक चले और मार्केट के हर टेस्ट को पास करे। एकदम सही। और आज की इस डिस्कशन को ख़त्म करने से पहले मैं एक बहुत ही डीप और सोचने वाला सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ। इस पर हर उस इंसान को गौर करना चाहिए जो एक बिजनेस बना रहा है।
सोचिए, किसी भी कंपनी का सिस्टम आखिर कितना स्ट्रांग होता है। एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, अगर किसी कंपनी के मेन फाउंडर आज से 1 महीने के लिए पूरी तरह से गायब हो जाएं, ना कोई फोन कॉल, ना कोई ईमेल, कुछ भी नहीं, तो क्या वो कंपनी उसी स्पीड और उसी प्रॉफिट के साथ आगे बढ़ती रहेगी या ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी? क्योंकि एंड में शेयर मार्केट उसी कंपनी पर अपना पैसा लगाता है जो अपने बनाने वाले से बड़ी हो चुकी हो। बहुत ही पावरफुल थॉट है ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।